nothing but a company who, or the company which अभी एक सेकंड बस। हाँ, तो हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया है इसके अंदर कि कोई भी बैंक, अ बैंक इज नथिंग बट अ कंपनी कंडक्टिंग अ बिजनेस एंड दिस बिजनेस रन्स ऑन डिपॉजिट्स। लेकिन कहानी क्या होती है कि इन डिपॉजिट्स पे दे हैव टू पे इंटरेस्ट, क्योंकि सेविंग्स अकाउंट होते हैं तो इंटरेस्ट बेयरिंग अकाउंट्स हैं, यू हैव टू पे सम इंटरेस्ट। तो बैंक क्या करता है, इस डिपॉजिट को आगे लोन करता है ना, लोन में पास ऑन करता है, और इस लोन से जो भी उसकी इनकम होती है वो फिर फर्दर डिपॉजिट्स में भी दी जाती है, और यहीं से आपका प्रॉफिट स्प्रेड भी जाता है बैंक का, है ना। लेकिन लेंडिंग एक्टिविटीज आर रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट एंड आर रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ऐसे में हम देखते हैं कि देयर आर लॉट ऑफ एक्टिविटीज एंड देयर आर लॉट ऑफ रेस्ट्रिक्शंस सच एज प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, या फिर 25% ब्रांचेस को ऐसे एरियाज में खोलना वेयर देर आर नो ब्रांचेस एट ऑल और नो बैंकिंग एक्सेस एट ऑल, है ना। तो 25% ब्रांचेस अगर ऐसे एरियाज में खोली जा रही हैं जहां पे किसी भी तरीके का कोई भी बैंकिंग एक्सेस पॉइंट नहीं है, तो उन एरियाज में आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इमीडिएटली प्रॉफिट्स होने लगेंगे बैंक्स को, और जो लेंडिंग होगी वो भी प्रायोरिटी सेक्टर्स में जाएगी। तो ऐसे में होता क्या है कि बैंकों के ये जो असेट्स हैं दे गेट कन्वर्टेड इनटू नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, है ना। दीज असेट्स स्टॉप परफॉर्मिंग एट ऑल, है ना। फिर वो असेट्स का सारा हमने कैरेक्टराइजेशन पढ़ा कि किस तरीके से जो सारे इन नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को कैटेगराइज किया जाता है। SMA 0 क्या होता है, SMA 1 क्या होता है, SMA 2 क्या होता है, NPA क्या होता है, डाउटफुल असेट्स क्या होते हैं, स्ट्रेस्ड असेट्स क्या होते हैं, है ना, प्रोविजनिंग क्या किसको बोलते हैं, लोन्स राइटिंग ऑफ क्या होता है, ये सारी कहानी बताई थी ना, अरे बताई थी ना। हाँ, ऐसे देख रहे हो जोकर की तरह जैसे पहली बार सुना है कुछ, ठीक है। तो ये सारी कहानी हम कर चुके थे, और हम फाइनली फिर वी वर डिस्कसिंग द 3R फ्रेमवर्क, रिमेंबर। हमने फिर फाइनली जो हमारा टॉपिक था वो क्या था, 3R फ्रेमवर्क। तो पहले 2 R हम पीछे की क्लासेस में पढ़ चुके हैं। द फर्स्ट R वाज रेक्टिफिकेशन, एंड दिस रेक्टिफिकेशन, इसके अंदर होता क्या था बताओ, असेट क्वालिटी रिव्यू। एक असेट क्वालिटी रिव्यू किया जाएगा, और उन अकाउंट्स को, ऐसे अकाउंट्स विच कैन गेट कन्वर्टेड इनटू स्ट्रेस्ड अकाउंट्स, उन अकाउंट्स को बोला गया था कि आप इनको रेक्टिफाई करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। कंज्यूमर से बात करो, उनको मैसेजेस भेजो, कॉन्टैक्ट करो, जो भी कहानी। दूसरा R था, बोलो, अरे बोलो, हाँ पक्का देख लो, रीस्ट्रक्चरिंग। मुझे लग नहीं रहा वैसे रीस्ट्रक्चरिंग था। दूसरा तुम्हें लिखवाया भी तो होगा ना। हाँ, रीस्ट्रक्चरिंग, है ना। तो रीस्ट्रक्चरिंग के मैंने आपको कुछ 4-5 मैकेनिज्म्स बताए थे, CDR कारपोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग, SDR स्ट्रेटेजिक डेट रीस्ट्रक्चरिंग, S4A सस्टेनेबल स्कीम फॉर स्ट्रक्चरिंग ऑफ असेट्स, है ना। और इसके अलावा और भी कई सारे थे, लेकिन ये सारे मैंने बताया कि एक RBI का प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क आया था, रिमेंबर। प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क आया था 2019 के अंदर। इस प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क में इस सारे मैकेनिज्म को क्या कर दिया गया था, कैंसिल कर दिया गया था, और एक नया मैकेनिज्म लेके आएंगे रीस्ट्रक्चरिंग के लिए, दैट वाज द IBC ओनली, कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड शैल रिमेन एज द सोल टूल टू रीस्ट्रक्चर द असेट्स और नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। तो वहां से तो IBC की कहानियां भी शुरू हो गई, IBC मैंने बताया नहीं है। और तीसरा R क्या था, रिकवरी। तो रिकवरी के फिर मैंने बताया कि 2 टूल्स हैं आपके पास। पहला आएगा सरफेसी एक्ट, और दूसरा आपका इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2019।
समझ आया है ना? तो इसके आगे हम आज की कहानी शुरू कर दिया। तो आज के टॉपिक्स भी यही हैं, सरफेसी एक्ट और सरफेसी बता दिया, नहीं बताया सरफेसी? अच्छा सरफेसी बता दिया है। ओके ओके ओके। केवी कामत कमेटी, केवी कामत कमेटी भी बता दिया ना। सरफेसी की पावर्स किन के पास होती है ये भी बता दिया है। एनबीएफसीज, लेंडर्स, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देखो चलो कोई बात नहीं, देखो क्या फ़र्क पड़ता है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम क्या है सरफेसी के अंदर क्या होगा कि जो भी लेंडर है इट कैन लिक्विडेट द अटैच्ड प्रॉपर्टी। लेंडर के पास कुछ स्पेशल पावर्स आ जाती हैं, दे कैन लिक्विडेट द अटैच्ड प्रॉपर्टीज। और तरीका क्या होगा, अगर कंज्यूमर को यानी कि जो बोरोवर है उसको अगर कोई समस्या है तो किधर जाए वो, डीआरटी में जाए। डीआरटी में अगर उसके फैसले से खुश नहीं है तो ही कैन अप्रोच टू डीआरएटीज, डेट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल्स। बट अगर आपको यहाँ पे अगर केस अपना एक्सेप्ट करवाना भी है तो द फर्स्ट कंडीशन वाज दैट 50% ऑफ द लोन नीड्स टू बी रिपेड, 50% ऑफ द ड्यूज नीड टू बी क्लियर्ड बिफोर। उसके बाद में फिर आप जाएंगे हाई कोर्ट और हाई कोर्ट के बाद में आप जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, कौन कौन एलिजिबल हैं एज अ लेंडर सरफेसी यूज करने के? एक तो सारे के सारे बैंक्स है ना, सारे के सारे बैंक्स ये तो एलिजिबल हैं ही, इंक्लूडिंग कोऑपरेटिव बैंक्स है ना। बैंक्स तो इसमें एलिजिबल हैं ही, साथ में वो सारी एनबीएफसीज एलिजिबल हैं, द एनबीएफसीज व्हिच हैव द असेट साइज ऑफ मोर देन 100 करोड़ है ना, असेट साइज ऑफ मोर देन 100 करोड़। और जिस लोन की हम बात कर रहे हैं एनबीएफसी के, इट इज मोर देन 50 lakhs, इट इज मोर देन 50 lakhs। तो यानी कि सारे के सारे बैंक जो हैं दे आर एलिजिबल फॉर दिस एंड एनबीएफसीज। लेकिन उन एनबीएफसीज के लिए दो कंडीशंस हैं जो कि साइमल्टेनियसली फुलफिल होनी चाहिए। पहली कंडीशन है कि जो उनका टोटल असेट साइज है एनबीएफसी का, इट शुड बी मोर देन 100 करोड़। एंड सेकेंडली, जो लोन दिया गया है, जिस असेट की बात हो रही है, द लोन अकाउंट शुड बी मोर देन 50 lakhs। समझ आया? तो रिजवान, मैंने सुना सगाई करवा के आए हो गांव में? हाँ 50 lakhs लोन। हाँ ये कह रहे थे सगाई करवाने गया है रिजवान, उनका अच्छा है। अच्छा एक और चीज़, ये छोटा सा अपडेट है इसमें, मैंने कल ही मुझे दिखाई, बजट 2021 के अंदर ये अपडेट आ गया था। बजट 2021 में, अच्छा एक बात बताओ कि कोई एनबीएफसी है, अगर कोई किसी एनबीएफसी का लोन अकाउंट है 49 lakhs का और वो लोन वाला वापस नहीं दे रहा है बोरोवर पैसे, तो वो तो सरफेसी यूज ही नहीं कर सकता, कोई वैल्यू नहीं है क्या उसकी? तो इस लिमिट को कम किया गया है अभी ये लिमिट 20 लाख है। ठीक है, बजट 2021 में इस लिमिट को कम कर दिया गया है, 20 लाख कर दी गई है लिमिट, है ना। पहले इनिशियली 50 लाख हुआ करती थी। अच्छा कोई मुझे ना एक बार YouTube में ये चला के देना, क्योंकि यहाँ तो मैं वो नहीं देख पाऊंगा फिर। एक बार मुझे फ़ोन में ना ये वीडियो चला के दे दो। हाँ हाँ, दोनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए साइमल्टेनियसली। ऑनलाइन बच्चों अगर कोई भी डाउट हो आप चैट बॉक्स में टाइप कर देना, मैं जब देख पाऊंगा देख लूँगा, है ना। वो चल नहीं रहा ना उसमें, हाँ वो लोडिंग। चलिए समझ आया। अब देखो एक है ना, एक
आप लोग याद करें कि जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, इनके ऊपर अथॉरिटी किसकी होती है, याद करो, स्टेट रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, यानी कि गवर्नमेंट का वहाँ पे है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी जजमेंट दिया था कि क्या सरफेसी जो कि एक यूनियन एक्ट है, अब देखो ये ना आप लोग पॉलिटी में भी पढ़ते हैं, फेडरलिज्म समझ आता है आपको? हाँ, फेडरलिज्म इज डिवीजन ऑफ पावर्स। देखो इंडिया में ना दो तरीके की पावर्स होती हैं, एक है डिवीजन ऑफ पावर्स और एक कॉन्सेप्ट आता है डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स। डिवीजन ऑफ पावर्स एंड डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स, क्या मतलब है इसका, क्या डिफरेंस है दोनों में? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिवीजन ऑफ पावर्स एंड डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स? लक्ष्मीकांत पढ़ ली? लक्ष्मीकांत पढ़ ली क्या? नहीं पढ़ी? ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस किस किस के पास था? तुम्हें तब भी नहीं पता? डिवीजन तो पता ही है, विभाजन ये तो आसान। देखो आप समझे, पंचायती राज पढ़ा है आप लोगों ने? पंचायती राज, चलो मैं आप लोगों को बताता हूं कि पंचायती राज को जो पावर्स होती हैं, दे गेट द पावर्स बाय डिवोल्यूशन। और एक है स्टेट गवर्नमेंट और एक है यूनियन गवर्नमेंट, इनके बीच में पावर्स आर डिवाइडेड, डिवीजन। डिवीजन का मतलब होता है जहां पे दो यूनिट्स के बीच में पावर डिवाइड करके बांट दी गई हो और जो पावर डिवाइड जिसने की है वो उन दोनों यूनिट से भी ऊपर है। जैसे कि यूनियन केंद्र और स्टेट राज्य, केंद्र और राज्य के बीच में जो ये पावर्स डिवाइड की गई हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने डिवाइड की हैं बाय यूनियन लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट। तो वहां पे पावर्स डिवाइडेड है। लेकिन क्या आपके पास कोई चौथी लिस्ट है जिसमें लिखा हो पंचायती राज के कौन से सब्जेक्ट्स होंगे जिस पे गवर्न कर सकता है पंचायती राज? नहीं है। पंचायती राज को पावर्स कहां से मिलती हैं? जब स्टेट उनको डिवॉल्व करके देता है पावर्स। स्टेट जब अपने सब्जेक्ट्स को डिवॉल्व करके पंचायती राज को दे देगा तब वो कहलाएगा डिवोल्यूशन ऑफ पावर, जहां पे कोई एक देने वाला होता है पावर्स अपनी पावर्स में से। डिवीजन का मतलब जहां पे एक तीसरी सुपीरियर अथॉरिटी ने पावर्स को डिवाइड कर दिया है। जैसे मैं तुम सब में 50-50 रुपए बांट दूं, दिस इज डिवीजन ऑफ पावर, मैंने तुम्हें डिवीजन किया है। लेकिन मैं रिजवान को दे दूं 500 रुपए और रिजवान किसी को 2 रुपए दे दे, किसी को 58 दे दे, किसी को 54 दे दे, वो डिवोल्यूशन होगा क्योंकि वो रिजवान ने दी, मैंने डिवाइड नहीं किया। समझ आया? तो ये डिफरेंस होता है डिवीजन ऑफ पावर्स में और डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स में। तो जब सारफेसी की ये जजमेंट गई थी कि सारफेसी एक्ट क्या कोऑपरेटिव बैंक्स पे भी लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो स्टेट रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है, तो क्या ऐसा किया जाना चाहिए कि बैंक्स के ऊपर भी ऐसा सारफेसी एक्ट लागू हो जो कि एक यूनियन का एक्ट है? तब सुप्रीम कोर्ट ने बोला हाँ, यस, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यस द कोऑपरेटिव बैंक शुड आल्सो कम अंडर द स्कैनर ऑफ सारफेसी एक्ट, और उसके अंदर वो आएंगे। क्यों आएंगे बताता हूं आप लोगों को। कोऑपरेटिव बैंक, सॉरी कोऑपरेटिव बैंक्स, देखो अब ये हम बात क्या कर रहे हैं कि देखो ये जो सारफेसी है ये कहाँ आता है, मतलब यूनियन का कानून है, 2002 के अंदर ये पास होता है और ये यूनियन का कानून है। तो अब हमें ये देखना है कि इज यूनियन गवर्नमेंट एम्पावर्ड टू मेक सच लॉज? क्या केंद्र सरकार के पास ऐसी शक्तियां हैं कि वो ये कानून बना सकती है, ये अधिनियम पास कर सकती हैं? तो उसी को हमें देखना है। कॉन्स्टिट्यूशन का 7वां शेड्यूल है यूनियन लिस्ट, ये तो पता होगा। 7 शेड्यूल नहीं पढ़ रहा? टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, शेड्यूल को क्या बोलते हैं? मुझे पता नहीं है शेड्यूल, अनुसूची बोलते हैं। हाँ हाँ, 7वीं अनुसूची में नहीं है यूनियन लिस्ट? हाँ, इसके अंदर एक यूनियन लिस्ट आती है। तो हमें देखना है कि क्या यूनियन लिस्ट में ऐसा कोई सब्जेक्ट है जिसके तहत यूनियन ने ऐसा कोई कानून बनाया। अब देखते हैं। कंफ्यूजिंग है, समझना ध्यान से। यूनियन लिस्ट की एंट्री नंबर 43 और यूनियन लिस्ट की एंट्री नंबर 45, ध्यान से समझना है इसको।
43 के अंदर केंद्र सरकार को ये शक्तियां दी हुई हैं कि ऐसी कोई भी किसी भी तरीके की ट्रेडिंग कंपनी जिसके अंदर बैंक आ जाएगा, कोई फाइनेंस कॉर्पोरेशन आ जाएगी, एनबीएफसी आ जाएगी, कोई भी किसी भी तरीके की कंपनी आ जाएगी, उसको वाइंड अप करना, उसको रेगुलेट करना, उसको बंद करना, उसको मर्ज करना, उसको बड़ा करना, छोटा करना, ये सारी पावर्स केंद्र सरकार को यूनियन लिस्ट के एंट्री नंबर 43 में दी गई। लेकिन इसमें मैं लिख देता हूं रेगुलेशन ऑफ ट्रेडिंग कंपनीज इंक्लूडिंग बैंकिंग एंड फाइनेंस, सब कुछ आ जाएगा, उन सब का रेगुलेशन सारा कुछ केंद्र सरकार के एंट्री नंबर 43 में। लेकिन यहां पे स्पेसिफिकली लिख दिया गया एक्सेप्ट कोऑपरेटिव, यहां पे लिख दिया गया एक्सेप्ट कोऑपरेटिव्स। अब ये तो बड़ी दिक्कत हो गई है ना। अब ध्यान से सुनो, एंट्री नंबर 45 एम्पावर्स यूनियन गवर्नमेंट टू मेक एनी लॉज रिगार्डिंग बैंकिंग। क्लैश है कि नहीं है? ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात हो रही है यार। जब एंट्री नंबर 43 में कोऑपरेटिव्स डाला गया तो कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात हो रही है। इधर लिखा हुआ है, इधर मेंशन्ड है कि एक्सेप्ट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, की कोऑपरेटिव सोसाइटी पे केंद्र सरकार नहीं बनाएगी लॉ, उस पर राज्य सरकार बनाएगी क्योंकि वो स्टेट रजिस्ट्रार के अंदर आती हैं। लेकिन एंट्री नंबर 45 में क्लियरली मेंशन्ड है बैंकिंग, तो पूरा बैंकिंग एज अ सब्जेक्ट कम्स अंडर द यूनियन पावर्स। लेकिन एंट्री नंबर 43 में लिख दिया कि कोऑपरेटिव सोसाइटी उसके एम्बिट में नहीं आएंगी। अब बात ये हो गई कि हम किससे डील कर रहे हैं? हम कोऑपरेटिव बैंक से डील कर रहे हैं। अब इस बैंक का ये वाला जो कोऑपरेटिव बैंक का जो ये वाला जो पोर्शन है, इसको रेगुलेट करने की पावर एंट्री नंबर 45 दे देती है, और इसको रेगुलेट ना करने की पावर 43 से आती है। तो क्या किया जाए? तो आप लोग मुझे ये बताओ, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए, कि क्या केंद्र सरकार का सरफेसी कानून should be applicable on the cooperative banks or not, and if the SAFESI is enforced upon the cooperative banks, will it be anti-federal in nature? क्या वो संघवाद के ढांचे के खिलाफ होगा या नहीं होगा? ऑनलाइन बच्चों आप लोग टाइप करके बताएंगे, क्या सरफेसी का कोऑपरेटिव बैंक्स पे लागू होना सही है या नहीं? नहीं है? क्यों? देखो, इस पे दो जजमेंट्स आई हैं, एक 2007 में आई थी, एक 2007 में आई थी, सेम का हाई कोर्ट का जजमेंट था 2007 में। हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया 2007 में कि जो सरफेसी है इट शुड नॉट बी एप्लीकेबल। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्लियरली लिखा है कोऑपरेटिव सोसाइटी और उससे रिलेटेड किसी भी चीज में यूनियन का एनक्रोचमेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर 2020 में जजमेंट दिया और सुप्रीम कोर्ट ने बोला यस। क्यों? एंट्री नंबर 45 ऑफ द यूनियन लिस्ट गिव्स ऑल द पावर्स ऑफ रेगुलेशन ऑफ बैंकिंग इन एनी केस। It involves all type of banks, including the cooperative banks or the other kind of banks as well. तो यहाँ पे एंट्री नंबर 45 स्टेट को, वो यूनियन को इनफ पावर्स देता है कि वो सारे बैंक्स को रेगुलेट करे, है ना। और यहाँ पे स्पेसिफिकली बात कोऑपरेटिव बैंक्स की नहीं हो रही है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज की हो रही है। तो अभी भी इनका कहना यह है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो सोसाइटीज वाला जो पार्ट है इट इज अंडर द स्टेट रेगुलेशन ओनली, उसमें हम कुछ नहीं कर रहे हैं। सरफेसी केवल और केवल कहाँ पे एप्लीकेबल है? कोऑपरेटिव बैंक्स पे, और वो बैंक्स पे भी तब एप्लीकेबल है, वो बैंक का ही तो फायदा हो रहा है। एक बात बताओ, कोऑपरेटिव बैंक ने किसी को लोन दिया, वो लोन वापस नहीं दे रहा, तो उसकी प्रॉपर्टी बेचने की पावर हम बैंक को ही तो दे रहे हैं,
कुछ लिया तो नहीं जा रहा है ना, तो इसी वजह से क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इट इज नॉट एंटी फेडरल इन नेचर एंड इट शुड बी अलाउड। समझ आया ये इशू समझ आया? नोट कर लो कुछ करने लायक लगे तो। हाँ, जैसे आरबीआई एक्ट 1934, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 बनाया किसने? बनाया तो केंद्र सरकार ने है ना, वो पावर्स उसके तहत आरबीआई को दे दी गई, वो अलग बात है। ठीक है, क्या हुआ कि गलत है, सरफेसी अप्लाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि एंट्री नंबर 43 कहती है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज पे वो एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए। आप लोगों का शेड्यूल थोड़ा चेंज हो सकता है, ऐसा मुझे सुनने में आया। सैटरडे क्या? अरे नहीं, मेरी क्लासेस टाइम से होती है, नहीं होती। पीएसआई तो पैर की वजह से नहीं हो रही थी, अब होने लगेंगी। अब तो मैं खड़ा रह पा रहा हूँ ना, अब होने लगेंगी। आज नहीं है, हाँ नेक्स्ट से रेगुलर है। पैर हो गया मेरे, हाँ किसमें? हाई कोर्ट ने बोला कि कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उससे कोई भी चीज़ ऐसी रिलेटेड है वो यूनियन के अंडर नहीं आएगी, तो नहीं करना चाहिए। तो अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब होगी बिल्कुल क्लास, है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो सरफेसी समझ आया आपको? हमने सरफेसी पिछली क्लास में भी किया था। नेक्स्ट आते हैं लिमिटेशंस ऑफ सरफेसी एक्ट। लिमिटेशंस ऑफ सरफेसी एक्ट। सबसे पहला पॉइंट तो यही आता है कि दीज डीआरटीज एंड डीआरएटीज, इनमें 1 लाख से ऊपर केसेस पेंडिंग है। तो जो ऑर्डिनरी कोर्ट्स में हो रहा था वो यहां हो रहा है। कहानी तो सेम ही है ना, ऑर्डिनरी कोर्ट्स में भी यही कहानी थी, केसेस पेंडिंग होते थे, लंबा चला जाता था। अब होता क्या था, देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने अपनी गाड़ी गिरवी रख के लोन लिया, मैंने गाड़ी गिरवी रखी और वो आए बैंक वाले उसको लिक्विडेट करने आए, तो मैंने क्या किया, मैंने ऑर्डिनरी कोर्ट में जाके स्टे ऑर्डर ले लिया। अब वो स्टे ऑर्डर के चक्कर में बैंक का और मेरा केस चलता रहेगा 4-5 साल। वो 4-5 साल में मस्त गाड़ी चलाऊंगा, तोड़ दूंगा, खराब कर दूंगा, फिर लास्ट में मान लो बैंक वाले केस जीत भी गए तो मेरी गाड़ी रहेगी 30,000 रुपए की, बेच लो उसको, क्या करोगे, है ना। तो होता क्या था, ऑर्डिनरी कोर्ट्स में दीज केसेस यूज्ड टू लिंगर ऑन फॉर सो लॉन्ग दैट द प्रॉपर्टीज अटैच्ड वो अपनी वैल्यू लूज कर देते थे। या सपोज आपने कोई कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर भी लोन पे कोलैटरल के तौर पे रखा है, कोई बिल्डिंग कोलैटरल के तौर पे रखी है, तो डिप्रिसिएशन तो होता है ना किसी भी चीज़ में। कोई भी एसेट अगर आप रखोगे काफ़ी लंबे समय तक तो डिप्रिसिएशन होता है हर साल, उसकी वैल्यू कम होती जाती है ना। तो ऐसे में क्या होता था कि बैंक वाले जब वो केस जीतते भी थे 10-5 साल के बाद, तब तक वो प्रॉपर्टी की वैल्यू नहीं बचती थी, पता लगा तो वो बेच दी वो प्रॉपर्टी, है ना। तो ये कहानी हो जाती थी। तो अगर वही कहानी यहां भी हो रही है कि डीआरटीज एंड डीआरएटीज, एक तो ये अंडरस्टाफ्ड भी है पहली बात तो, है ना, इनमें स्टाफ भी नहीं है। अब अंडरस्टाफ्ड है तो केसेस पेंडिंग हो जाते हैं, और केसेस पेंडिंग हो जाते हैं तो फिर वही कहानी हो गई। तो हुआ ये कि एक नया इंस्टीट्यूशन बना दिया गया, नया खर्चा होगा, नए लोग हायर किए गए, लेकिन काम वही हो रहा है फिर भी। सरफेसी की सबसे बड़ी लिमिटेशन है ये कि डीआरटीज एंड डीआरएटीज दे नीड टू बी स्ट्रेंथेंड। है ना, सबसे पहले तो इनको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। ठीक है, सेकंड क्या है, लिक्विडेशन।
लिक्विडेशन और ऑक्शनिंग will lead to absolutely no losses. जरूरी है क्या आपने जो भी अटैच्ड प्रॉपर्टी थी उसको बेच दिया, आपने उसको लिक्विडेट कर दिया बैंक ने, तो क्या बैंक अपना सारा लोन अकाउंट रिकवर कर पाए? जरूरी है? जरूरी नहीं है, क्योंकि मान लो मेरा होटल था, मैंने होटल दिया था कोलैटरल के तौर पे, होटल रिमोट से एरिया में, बैंक वालों ने इतना देखा नहीं देखा, कागज देखे, सारी चीज़ ठीक है, कंस्ट्रक्शन देख लिया, बढ़िया है, लेकिन पता लगा रिमोट एरिया है, वहाँ से आता ही नहीं है कुछ रिटर्न, तो उस होटल को बेच के भी क्या करोगे? है ना, होटल को खरीदेगा कौन? बात तो ये है ना। या फिर फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं बहुत सिंपल देसी सा एग्जाम्पल लेता हूँ। आपने एक होटल खोल रखा था रोड साइड, वहाँ पे क्या हो गया, फ्लाईओवर निकल गया ऊपर से, नीचे के रोड पे ट्रैफिक कम हो गया। अब जब वो फ्लाईओवर नहीं निकला था 10 साल पहले, तब वो होटल बहुत अच्छा चलता था, उसका बिजनेस बहुत अच्छा था, उसका एनुअल रिटर्न्स बहुत अच्छे थे, तो मैंने लोन लिया था उस टाइम पे, जब उसके एनुअल रिटर्न्स बहुत अच्छे थे। पता लगा वहाँ से फ्लाईओवर निकल गया, उसके एनुअल रिटर्न्स खत्म। मैं तो चाह ही रहा हूँ होटल बिक जाए, मैं तो चाह ही रहा हूँ होटल बिक जाए, मैं लोन नहीं दूंगा बैंक का वापस, बैंक वाला आएगा उस होटल को बेचेगा, खरीदार मिले तब तो। इतने बड़े लोन अकाउंट को रिकवर कैसे करोगे? क्योंकि वो तो है ही नहीं ना, वो वैल्यू तो थोड़ी ना रही है उसकी, है ना, समझ आया? जैसे ना अगर आप लोग रील वाले जो बच्चे ना, जो रील देखते हैं इंस्टाग्राम पे, एक जयपुर के अंदर एक जगह चौकी डाणी, सुना है? हाँ, जयपुर में है चौकी डाणी। तो इसमें क्या होता है, 800-1000 रुपये कुछ टिकट होती है, वो अंदर जाओ, वो ऊँट वूट की सैर करा देंगे, वो रस्सी चलवा देंगे, उठ पटांग सारी हरकतें होती है इसमें, और दिखाते हैं ऑथेंटिक राजस्थान, और राजस्थान ऐसा नहीं है जैसा ये दिखाते हैं हालांकि, लेकिन हाँ, तो हुआ इसके साथ भी वही है, रोड साइड था ये पहले, इनिशियली इट वाज अ ढाबा टाइप उसमें ना उस टाइम पे, और फिर बाद में इसके ऊपर से हाईवे निकल गया, लेकिन इन्होंने फिर और ग्रो कर दिया अपने आप को, इन्होंने इतना ग्रो कर दिया कि अभी ये वाला जो वीकेंड था ना 2 अक्टूबर वाला, 1 किलोमीटर तक रोड पे इसकी गाड़ियों की पार्किंग थी, 1 किलोमीटर तक। अंदर पार्किंग तो भरी होंगी, जो अंदर इनकी अपनी पार्किंग है, बाहर मेन रोड हाईवे पे 1 किलोमीटर इधर और कम से कम 300-400 मीटर ही वापस, इतनी लंबी पार्किंग थी, क्योंकि इन्होंने अपने आप को उस तरीके से ग्रो कर लिया। अब इसका ऑक्शन करेंगे तो पैसा बहुत मिलेगा, इसने तो ग्रो किया टाइम के साथ। और ये थोड़ा सा ना, ये इंस्टाग्राम वालों ने भी इसको चलवा दिया, मुझे ऐसा लगता है। वहाँ पे जाते रील बनाते हैं वो लहंगा पहन के और दिखाते हैं कि हम राजस्थान में आए हैं, लेकिन वो राजस्थान असली का होता नहीं है, वो बहुत ही नकली राजस्थान होता है, क्योंकि इनके हिसाब से क्या है राजस्थान, या सोशल मीडिया आप लोग कैसा जानते हो, पानी नहीं है, पगड़ी पहनते होंगे सभी, धोती और कुर्ता पहनते होंगे, है ना, और औरतें पानी लेने जाती होंगी 4-4 मटके सर पे रख के, यही आता है ना, ये ऐसी इमेज इन्होंने ही बनाई है रील वालों ने। चलो कोई बात नहीं। हाँ, तो होता क्या है कि कई लिक्विडेशन या ऑक्शनिंग से हर बार आपका वो पूरा लोन अकाउंट साल्वेज हो जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है, तो एक ये भी समस्या होती है। लॉसेस, ठीक है। इसके अलावा ऐसे में तो आपको नहीं लगता कि वो प्रॉपर्टी बेचने का झंझट आप ज्यादा करो तो रीस्ट्रक्चरिंग इज अ बेटर ऑप्शन? आपको नहीं लगता कि भाई उसका थोड़ा सा टेन्योर बढ़ा दो, इंटरेस्ट को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर दो, तो यहाँ 20 करोड़ का नुकसान हो रहा है, यहाँ 2 करोड़ का नुकसान होगा, तो वो बेटर नहीं है ना? हाँ, लॉस तो हो ही रहा है, लेकिन एक होता है ना ज्यादा लॉस और एक होता है कम लॉस, तो रीस्ट्रक्चरिंग कैन बी अ बेटर ऑप्शन। लेकिन क्या सरफेसी में रीस्ट्रक्चरिंग का कोई भी ऑप्शन है? सरफेसी में तो सीधा बेच दो, सरफेसी में तो एक ही चीज है, बेच दो, बेच मारो प्रॉपर्टी को, है ना, उसमें और कुछ है ही नहीं सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसकी एक और सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या है कि नो फैसिलिटी फॉर आर्बिट्रेशन, बीच बचाव, बैठ के बात करना, इंटरमीडिएशन, ऐसा कुछ नहीं, बेच देते हैं सीधा। ठीक है, आर्बिट्रेशन का कोई इसमें फैसिलिटी नहीं। आर्बिट्रेशन मतलब मध्यस्थता, बातचीत, सुलह, है ना, उसका कोई कुछ नहीं है इनके पास।
तो इन्हीं सारी कमियों को हम दूर करेंगे किससे? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड से। तो अगला टॉपिक लिखेंगे आप इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। तो 2019 ही था ना? हाँ 16। वैसे मैं बहुत दिनों से आप लोगों से ना पिछली क्लासेस का कुछ पूछ नहीं रहा हूं। आज ना पूछूं? ओके सर, आज नहीं पूछेंगे। किसका फोन है? रिजवान का? व्हाट्सएप में लॉक है रिजवान? व्हाट्सएप में लॉक लगा रखा है? नहीं मैं देख नहीं रहा, मैं बता रहा था। चलो मैं करता हूँ ऐसे। वैसे मेरे को एक होता है ना राइट टू प्राइवेसी, मुझे ज़रा भी नहीं पड़ी उसकी, है ना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, इसको बारी बारी देखेंगे, आराम से समझेंगे क्योंकि ज़रूरी है। ये ना क्रेडिटर्स को कुछ पावर देता है। क्रेडिटर्स कौन है? जिन्होंने लोन दिया है, क्रेडिट दिया है, जिन्होंने लोन्स दिए हैं। ये क्रेडिटर्स की दो कैटेगरीज डिवाइड करता है। इसने क्रेडिटर्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है? इसको ध्यान से समझना है। दोनों क्रेडिट आराम से करेंगे, लेकिन ये समझ लेना अच्छे से, क्योंकि ना मेंस में भी पूछा जाता है। एक आता है ऑपरेशनल क्रेडिटर्स ओसी, और दूसरे आते हैं फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। ऑपरेशनल क्रेडिटर्स एंड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। ठीक है, ये कौन होंगे? ये सप्लायर्स हो गए, जैसे, है ना, सप्लायर्स या कॉन्ट्रैक्टर्स। समझाऊंगा कैसे। कॉन्ट्रैक्टर्स हो गए, या फिर सपोज कोई वेयर हाउस वाले हो गए, या ऐसी कोई भी सर्विस देने वाले हो गए, या सैलरीड एम्प्लॉइज हो गए मान लो। एक बात बताओ, जैसे मान लो आपने कहीं पे जॉब की और आपको उसकी सैलरी नहीं मिली, है ना, अगर आपने मान लो कहीं पे जॉब की और आपको उसकी सैलरी नहीं मिली, तो आपको उस ओनर से, उस कंपनी प्रोप्राइटर से कुछ ना कुछ लेना है ना। तो आप क्या हुए? आप क्रेडिटर हुए कि नहीं हुए? आपने उसको दे रखा है, अपनी सर्विसेज दे रखी हैं उसको। सारे सैलरीड एम्प्लॉइज ऑपरेशनल क्रेडिटर्स के तौर पे आते हैं, ठीक है? जैसे मान लो सपोज ये हमारी एकेडमी है, मान लो अब इस एकेडमी ने सपोज पैम्फलेट छपवाए और उस पैम्फलेट वाले की पेमेंट नहीं पहुंची अभी तक, तो वो जो पैम्फलेट वाला है ना, वो क्रेडिटर है हमारे लिए, क्योंकि उसने हमें कोई सर्विस दी और हमने उसको पे नहीं किया है, ठीक है? मान लो आप ऑटो में जाते हो, है ना, और ऑटो वाले को पैसे बिना दिए भाग जाते हो, तो ऑटो वाला क्रेडिटर है आपका, क्योंकि ऑटो वाले ने आपको सर्विस दिया, आपने उसका पैसा वापस नहीं किया है। तो ऑपरेशनल क्रेडिटर होते हैं, जिसने कुछ ऑपरेशंस किए हैं आपके लिए और आपने उसको पे नहीं किया है। समझ आया? ये ऑपरेशनल क्रेडिटर्स होते हैं, ठीक है? फिर दूसरे आते हैं फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। ये हो गए बैंक्स, एनबीएफसीज, आपके क्रेडिट कार्ड्स, है ना, आपका ये ईएमआई वाला नाटक, ये सब कुछ इसमें आता है। ये सब फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं, क्योंकि इन्होंने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको किसी ना किसी तरीके की फाइनेंशियल सर्विस दी थी, ठीक है? ये चीज समझ आई? दोनों तरीके के क्रेडिटर्स समझ आए? कोई दिक्कत? अब आप समझेंगे, आगे समझें। अब धीरे धीरे समझेंगे कि इन क्रेडिटर्स को लेके ही कैसे कहानी होगी। कोई भी मान लो इंडिविजुअल है ना, ये यहाँ से आप स्टेप 1 के तौर पे पढ़ेंगे इसको। कोई भी सपोज इंडिविजुअल है, कोई पार्टनरशिप फर्म है, कोई कंपनी है, अगर
कोई भी इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म या कंपनी डिफॉल्ट कर जाती है, डिफॉल्ट करने का मतलब क्या होगा? पेमेंट ना देना, है ना। अगर डिफॉल्ट कर जाती है किसके लिए? इन दोनों में से किसी के भी लिए भी more than a fixed amount, then above type of creditors, जो ऊपर लिखवाया है ना, then above type of creditors, उनके पास कुछ ऑप्शंस हैं। above type of creditors can, वो देखते हैं आगे क्या ऑप्शंस हैं। समझ आया? कोई भी इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म या फिर कंपनी, इफ दे डिफॉल्ट ऑन अ लोन ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट, वो अमाउंट क्या होता है? मतलब इतने से ऊपर का लोन होना चाहिए, इतने से ऊपर का लोन होना चाहिए, वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। एक सर्टेन अमाउंट से बड़े लोन पे अगर ये कंपनी या कोई भी पार्टनर या कोई भी इंडिविजुअल डिफॉल्ट कर जाता है ऊपर दिए गए किसी भी क्रेडिटर के खिलाफ, तो इन क्रेडिटर्स के पास क्या ऑप्शन है वो अब अगले स्टेप में पढ़ेंगे। समझ आया? ये then above type of creditors, तो इन क्रेडिटर्स के पास क्या ऑप्शन है, मतलब क्या इनके पास प्रोसीजर आईबीसी के अंदर, ये लिख लिया आप लोगों ने? डन? तो ये क्रेडिटर्स क्या करेंगे? इनके पास क्या ऑप्शन होगा? स्टेप वन, ये कहां अप्रोच करेंगे? NCLT। NCLT क्या है? नेशनल कंपनीज लॉ ट्रिब्यूनल। ठीक है, नेशनल कंपनीज लॉ ट्रिब्यूनल। ये जो आपके क्रेडिटर्स होंगे, अबव क्रेडिटर्स, दे विल अप्रोच NCLT। NCLT is National Companies Law Tribunal। NCLT अप्रोच करेंगे ये। ठीक है, 10 बेंचेज हैं इसकी पूरे देश में, है ना। पूरे देश में इसकी 10 बेंचेज हैं और ऑनलाइन आप इस पे कंप्लेन कर सकते हो। ठीक है, ऑनलाइन फाइलिंग होती है, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें, है ना। एप्लीकेशन जो है आप ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ खास बात क्या है NCLT की, 14 दिन की टाइमलाइन होती है। आपने जिस दिन कंप्लेंट डाली ना, उसके 14 दिन की टाइमलाइन होती है। विद इन 14 डेज दे हैव टू इधर एक्सेप्ट द केस और दे हैव टू रिजेक्ट द केस, कि भाई फ्रिवोलस केस है, इसको रिजेक्ट कर दिया जाए। तो 14 दिन के अंदर अंदर NCLT एक्शन ले लेगा। ये नहीं कि FIR कराई 6 महीने तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है उस पर। 40 दिन में तो वैसे अब तो ये टाइमलाइन है, कोई भी FIR होती है तो 40 डेज के अंदर अंदर एक्शन लेना होता है पुलिस को, कम से कम, है ना। हाँ हाँ, कम से कम। उसके ऊपर फिर वो आप फर्दर फिर और आगे शिकायत कर सकते हो। 40 दिन के अंदर कोई एक्शन नहीं लिया गया तो NCLT के पास 14 दिन का टाइम होता है। ये 14 दिन के बाद जो है इनको कर सकते हैं। ये पूरे देश में 10 ऑफिसेज हैं इसके। यहां तक समझ आया? अरे बोलो। अब देखते हैं अब क्या होगा। अब इस दौरान क्या हो रहा होगा? स्टेप 2, एक प्रोफेशनल हायर किया जाएगा। अब प्रोफेशनल विल बी हायर्ड। ये प्रोफेशनल क्या कहलाएंगे? इस प्रोफेशनल का नाम होगा इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल हायर किया जाएगा। अच्छा, ये वैसे इस एक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? शोधन, अक्षमता एवं दिवालियापन संहिता। बैंकरप्ट किसको बोलते हैं? दिवालिया। हम कहते हैं ना मेरा तो दिवालिया निकल गया। दिवालिया निकल गया मतलब बैंकरप्ट हो गया, मेरा लॉस हो गया, है ना। और इंसॉल्वेंसी मतलब होता है शोधन अक्षमता। ठीक है, तो आपको एक प्रोफेशनल हायर करना पड़ेगा। ठीक है, शोधन अक्षमता पेशेवर, इसको हिंदी में बोलेंगे शोधन अक्षमता पेशेवर। ठीक है,
अब ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का काम क्या होगा इस आईपी का, ये आईपी ना एक प्लान तैयार करेगा, इट विल प्रिपेयर अ प्लान, और इस प्लान के अंदर क्या होगा, इस प्लान के अंदर लोन रिस्ट्रक्चरिंग की बात होगी सारी, ठीक है, लोन रिस्ट्रक्चरिंग की बात होगी। कैसे कि भैया आप इंटरेस्ट को कम कर दो, है ना, ड्यूरेशन को बढ़ा दो, टेन्योर को बढ़ा दो, कुछ भी ऐसे करके एक प्रॉपर रिस्ट्रक्चरिंग प्लान तैयार करेगा आईपी। यहां तक समझ आया? स्टेप 2 समझ आ गया? स्टेप 1 क्या था, क्रेडिटर जाएंगे एनसीएलटी को अप्रोच करेंगे, एनसीएलटी में एप्लीकेशन फाइल करते ही 14 दिन के अंदर अंदर वो एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर देते हैं एप्लीकेशन। उस दौरान क्या किया जा रहा होगा, एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल हायर कर किया जाएगा, वो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एक प्लान तैयार करेगा जिस प्लान के अंदर रीस्ट्रक्चरिंग होगी लोन की। फिर ये जो रीस्ट्रक्चर्ड प्लान होगा, स्टेप 3, ये जो रीस्ट्रक्चर्ड प्लान होगा, एक बात बताओ, तुम बैंक वाले हो, तुमने मुझे लोन दिया, मैं नहीं दे रहा वापस, तुम गए एनसीएलटी के पास, एनसीएलटी ने एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल हायर किया, उसने मेरे से बात की और मेरे साथ बैठ के उसने लोन रिस्ट्रक्चर कर लिया। मैंने बोला कि हाँ, तो वो आईपी मेरे पास आया, शोधन अक्षमता पेशेवर, उसने मेरे को बोला कि भैया कितने दिन में दोगे लोन वापस, 2 साल में देना था, मैं बोलूँगा 20 साल में दूंगा, है ना, मैं बोलूँगा 20 साल में दूंगा, तो वो बोलता है यार ऐसे मत करो, थोड़ा सा कम कर लो, सही सही लगा लो, तो वो बोलेगा ठीक है 10 साल में दे देना। अब एक बात बताओ, उसने मेरे से पूछ के 10 साल कर लिया टाइम, लेकिन तुम्हें भी तो एक्सेप्टेड होना चाहिए ये, तुमने 2 साल के लिए लोन दिया था, तुम क्यों बढ़ाना चाहोगे उसको 10 साल तक? तो होगा क्या कि ये जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल ने जो प्लान तैयार किया, रीस्ट्रक्चर्ड प्लान, इट विल बी फर्स्ट प्रेजेंटेड टू किसको? कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स को, कमिटी ऑफ, जिन्होंने भी लोन दिया है ना, मान लो मल्टीपल लेंडर्स है ना, 2 4 5 10 लेंडर्स है मान लो, तो उनकी कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स को ये लोन पहले प्रेजेंट किया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा कि कमिटी बताइए आपको ये प्लान मंजूर है या मंजूर नहीं है। तो ये क्या बोलेगा, इसके पास 2 आंसर होंगे, यस और नो, है ना, तीसरा आंसर तो होगा ही नहीं ना, इट्स कॉम्प्लिकेटेड, ऐसे तो नहीं बोलेगा ये बोले हाँ कि ठीक है, नहीं है तो नहीं है। अगर ये बोलते हैं यस कि हमें ये रिस्ट्रक्चर्ड प्लान मंजूर है, तब तो क्या होगा, जो बोरोवर होगा ना, ये केस यहीं खत्म हो जाएगा और बोरोवर विल स्टार्ट repaying the loan according to plan, न्यू प्लान। भाई जो भी रिस्ट्रक्चर किया उस पर अगर बोरोवर भी सहमत है, कमिटी ऑफ क्रेडिटर भी सहमत है, तो क्या होगा, ठीक है भैया दे दो लोन उस नए प्लान के हिसाब से दो। अगर तीसरा उसने जवाब दिया नो, मतलब सेकंड जवाब उसने अगर दिया नो कि हमें नहीं है मंजूर कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स को, तो सीधा सरफेस ही लगेगा, फिर सरफेस ही लगेगा, फिर कोई तरीका नहीं है, फिर क्या किया जाएगा, बेचा जाएगा, फिर बेच देंगे प्रॉपर्टी उसकी। समझ आया? ठीक है। अच्छा, अगर आपको बर्दाश्त नहीं है तो आप बोरोवर हो, आपको सरफेस ही लग रहा है, तो आप क्या करोगे, फिर आप अपील कर सकते हो। अगर इंडिविजुअल है बोरोवर, अगर इंडिविजुअल बोरोवर है तो वो अपील के जरिए कहाँ जा सकता है, अपील के जरिए वो डीआरटी जाएगा, फिर डीआरटी जाएगा, लेकिन डीआरटी में केस एक्सेप्ट होने के लिए 50% लोन देना पड़ेगा, फिर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट। अगर वो जो बोरोवर है वो एक कंपनी है, इंडिविजुअल नहीं है, वो कंपनी है, तो वो जाएगा एनसीएलटी, एनसीएलटी में एक ट्रिब्यूनल होता है, एनसीएलटी ट्रिब्यूनल, फिर उसके बाद में जाएगा एनसीएलएटी, नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल, उसके बाद में हाई कोर्ट, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट। कंपनी है तो उसका अपील का स्ट्रक्चर ये होगा, और इंडिविजुअल है तो उसका अपील का स्ट्रक्चर ये होगा।
एक और चीज, आईबीसी दो तरीके के लोगों पे तो एप्लीकेबल ही नहीं होगा। ये मिटा दूं, लिख लिया सबने? अगर कोई विलफुल डिफॉल्टर है उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है ये, उस पर सीधा सरफेस ही लगेगा। मैं कोई देना ही नहीं चाह रहा, है ना। आईबीसी तो उस पर लगाए ना जिसकी नियत हो देने की, जो रिस्ट्रक्चर्ड प्लान के अकॉर्डिंग पे करने को तैयार है। ये तो सरफेस ही लगेगा है विलफुल डिफॉल्टर पे तो। और अगर कोई इनकेपेबल डिफॉल्टर है, मतलब जिसकी औकात ही नहीं है वापस देने की, तो उसको रिस्ट्रक्चर्ड प्लान भी क्या दे दोगे जब वो दे ही नहीं सकता, तो उस पर भी क्या लगेगा? सरफेस ही। ये किसको दिया जाएगा? जो हाँ भाई वाकई किसी समस्या में है, उसके लिए आईबीसी एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज किसी को नहीं मिलेगा आईबीसी। हाँ, विलफुल डिफॉल्टर और इनकेपेबल डिफॉल्टर, इनके लिए आईबीसी है ही नहीं, इनके लिए सरफेस ही है, सीधा बेच मारा जाएगा इनको। ठीक है, ठीक है। 2021 में 2494 हमारे देश में ऐसे थे जो विलफुल डिफॉल्टर थे, जिनके पास पैसा तो था लेकिन देना नहीं चाहते, जैसे कि विजय माल्या। मतलब उनके पास इतने एसेट्स हैं, भाई तुमसे लोन वापस नहीं दिया जा रहा, अपनी प्रॉपर्टी बेचो और दो लोन वापस, है ना। तो 2021 के अंदर हमारे देश में करीबन 2494 ऐसे विलफुल डिफॉल्टर्स आइडेंटिफाई हुए हैं। इनको सीधा सरफेस ही लगाया जाएगा इन पे। और एक होता है भाई इनकेपेबल डिफॉल्टर। इनकेपेबल डिफॉल्टर वो होता है जिसका लोन अकाउंट एनपीए की कैटेगरी में 1 साल से ऊपर रह गया हो, जिनका लोन अकाउंट एनपीए की कैटेगरी में 1 साल से ऊपर रह गया है और उसकी अब कैपेसिटी है ही नहीं कि वो इंटरेस्ट भी वापस दे पाए या फिर प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस दे पाए। समझ आया? तो इनकी प्रॉपर्टी सीधा बेची जाती है। ठीक है, तो एक 5 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर हम आगे शुरू करते हैं।
समझ आ रहा है? क्या समझ आ रहा है? किसका? इनकैपेबल डिफॉल्टर वो होता है जिसका लोन अकाउंट एनपीए कैटेगरी में 1 साल से ऊपर से पड़ा हुआ है और वो दे ही नहीं सकता पैसा वापस, तो उसको आईबीसी देके करोगे क्या, है ना? अब जैसे मान लो मेरा 1 करोड़ का लोन हो तो करे जाओ आईबीसी, क्या फर्क पड़ता है? मैं दे तो वैसे भी नहीं पाऊंगा। मेरे को 200 साल का टाइम दे दो, मैं तब भी नहीं दे पाऊंगा। बेच देते हैं इसकी, जो भी अटैच्ड प्रॉपर्टी होती है वो बेच दी जाती है, सरफेस ही लग जाता है फिर। क्या कह रहे थे कमल, बोलो। हाँ, ये सब प्राइम बोरोवर है। हाँ, आपकी प्रॉपर्टी जो भी आप कोलैटरल रखोगे वो देखेंगे। नहीं, ऐसे तो देंगे ही नहीं ना फिर ना, है ना? अब जैसे मुझे कोई 5,000 का लोन ना दे, बोलो क्या मिलता है? हाँ, तो वो तब मिलता है ना अगर आप एमएसएमई से हो, है ना, या माइनॉरिटी से हो, तो वो कुछ स्पेसिफिक स्कीम्स के अंदर मिलते हैं, है ना? जैसे मुद्रा के अंदर 50 लाख तक के लोन है ना, वो कुछ स्पेसिफिक स्कीम्स के अंदर ऐसा ही कोलैटरल फ्री लोन्स दिए जाते हैं, तो वहाँ पे फिर गवर्नमेंट आती है ना, इस तरीके से। चलो आगे देखते हैं। अब है ना, इसमें इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में कुछ अमेंडमेंट्स हुई हैं पिछले 3-4 साल में, काफ़ी सारी, तो बहुत पुरानी का तो नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत और बेसिक फीचर्स बता देता हूँ। जैसे जो भी लेंडर्स हैं ना, याद करो उनकी एक कमेटी होती है ना, तो ये जो लेंडर्स हैं इनकी कमेटी होती है, तो इनको अगर मान लो कोई डिसीजन लेना है तो वोटिंग का भी एक बताया हुआ है कि इतनी वोटिंग चाहिए आपको डिसीजन लेने के लिए, है ना? तो लेंडर्स की जो कमेटी है उनके कुछ वोटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। देयर आर सम वोटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर द लेंडर्स, ठीक है? कुछ वोटिंग स्टैंडर्ड्स, जैसे अगर हम देखें, अगर मान लो कोई भी नॉर्मल रूटीन डिसीजन लेना है कि भाई ये आईपी होगा, ये नहीं होगा, है ना, कोई बहुत ही बेसिक सा रूटीन डिसीजन लेना है, तो आपको क्या करना है? 51% मेजोरिटी, 51% वोट्स चाहिए फेवर में लेंडर्स के। रूटीन कोई डिसीजन है तो मान लो कोई इंपॉर्टेंट, ठीक ठाक इंपॉर्टेंट डिसीजन है ना, जैसे आईपी की पोस्टिंग, कौन आईपी अपॉइंट किया जाएगा, है ना, या फिर डेडलाइन वगैरह अगर एक्सटेंड करनी हो, है ना, अगर कोई एक बात बताओ, अगर कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन है तो वोटिंग ज़्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए? वोटिंग परसेंटेज शुड बी ग्रेटर और लेस? ज़्यादा होनी चाहिए ना, क्योंकि ज़्यादा लोगों का एग्रीमेंट ज़रूरी है। 66% वोटिंग चाहिए, 66% वोट्स आर रिक्वायर्ड इन फेवर। और अगर जैसे मान लो एनसीएलटी से केस विड्रॉ करना है, तीसरा जो डिसीजन ये लेते हैं कि मान लो एनसीएलटी से केस विड्रॉ करना है कि ठीक है हम बाहर जो है सेटलमेंट कर लेंगे, तो अगर उनको एनसीएलटी से केस विड्रॉ करना है तो 90% चाहिए। ऐसा कोई डिसीजन है तो यू हैव टू टेक 90% ऑफ द वोट्स। कि हम एनसीएलटी से केस वापस लेना चाहते हैं, हम बोरोवर के साथ बाहर बैठ के रेजोल्यूशन प्लान कर लेंगे, ठीक है, तो 90% वोट्स चाहिए, ठीक है। ये जो सारी कहानी है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल हायर करने की, रेजोल्यूशन प्लान तैयार करने की, रेजोल्यूशन प्लान पे वोटिंग करने की, रेजोल्यूशन प्लान के तहत रिकवरी स्टार्ट करने की, ये सारी प्रोसेस की टाइमलाइन है 330 दिन, ठीक है। 330 दिनों के अंदर अंदर ये सारा काम हो जाना चाहिए, सारा कुछ। केस फाइल होने के 330 दिन के अंदर अंदर रेजोल्यूशन मतलब खत्म हो जाना चाहिए पूरा, और रिपेमेंट स्टार्ट हो जानी चाहिए बेसिकली, ठीक है, जिसमें लेंडर्स ने वोट भी दे दिया है ना, और इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल ने हायर करके प्लान भी कर लिया है, वो प्लान को कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स ने एक्सेप्ट या रिजेक्ट जो भी करना है वो कर दिया। आईबीसी की सारी प्रोसीडिंग्स 330 दिन के अंदर हो जानी चाहिए, ठीक है, समझ आया? अच्छा एक बात बताओ, जैसे मान लो मैं एक बिल्डर हूं, मान लो मेरा सारा खानदान कंस्ट्रक्शन से आता है, तो अगर मैं पैसे वाला होता तो मैं बिल्डर होता। तो मान लो सपोज है कि ये बिल्डर ने घर बेचे और किसी को भी घर टाइम पे नहीं मिले, तो जो होम बायर्स हैं, जितने भी होम बायर्स हैं
ये सब क्या हो गए, ये सब फाइनेंशियल क्रेडिटर हुए कि नहीं हुए? किसके लिए हो गए फाइनेंशियल क्रेडिटर? ये बोरोवर हुआ ना, बिल्डर ने पैसे ले लिए, घर नहीं दे रहा, तो ये सब क्या है? ये सब फाइनेंशियल क्रेडिटर हैं किसके? तो एक बात बताओ, एक प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी में तो मान लो 400 फ्लैट है। अब वो 400 फ्लैट वालों को आपने अब ये न्यूज़ में आए दिन सुनते रहते हो, जो नोएडा वोएडा की खबरें आती रहती है कि फ्लैट वालों को पोजीशन नहीं मिला, पेमेंट दिए काफ़ी टाइम हो गया, प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो रहा, ये हो गया वो हो गया, इस तरह की कहानियाँ चलती रहती हैं। तो ये जो सारे होम बायर्स हैं, मान लो इन्होंने 1-1 करोड़ रुपए 2-2 करोड़ रुपए भर रखे हैं उस फ्लैट के और उनको फ्लैट का पोजीशन नहीं मिला, तो दे आर द फाइनेंशियल क्रेडिटर्स जिन्होंने पैसा इसको दिया हुआ है और टाइम पे सर्विस नहीं मिली है। तो ऐसे में ये सारे होम बायर्स क्या करें? इनकी एक कमेटी होगी, कमेटी में 400-500 लोग हो गए, दिक्कत हो जाएगी। ऐसे तो कहाँ तक वोटिंग करवाओगे, है ना, दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसे में दे कैन सेलेक्ट, दे कैन अपॉइंट, अगर ऐसे क्रेडिटर्स का नंबर बहुत ज्यादा है तो दे कैन अपॉइंट अ रिप्रेजेंटेटिव, है ना, ये एक रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर सकते हैं और ये इनके बिहाफ पे वोटिंग करेगा फिर सारी, और सारे डिसीजंस लेगा, सारी प्रोसीडिंग्स करेगा। तो जनरली ये लॉयर हायर कर लेते हैं, जनरली ये लोग लॉयर हायर कर लेते हैं या लॉयर्स की कमेटी हायर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये भी जो है इसके अंदर एक फीचर है कि अगर बहुत सारे फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हो, नंबर अगर बहुत ज़्यादा हो, इफ द नंबर ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स इज टू हाई, दे कैन सेलेक्ट और दे कैन अपॉइंट रिप्रेजेंटेटिव्स जो उनके बिहाफ पे सारी प्रोसीडिंग्स करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? डन। नेक्स्ट, अब ना ये दो तरह, अच्छा इसमें एक कहानी सुनते हैं। चलो, कहानी ये है कि मान लो मेरी एक कंपनी है और मैं कोई प्रोडक्ट बेचता हूँ। सपोज मान लो मेरी एकेडमी है ना। अब मेरी एकेडमी है और मेरी एकेडमी में क्रेडिटर्स कई तरीके के हो सकते हैं। मेरी एकेडमी के क्रेडिटर्स कौन हो सकते हैं? पैम्फलेट वाले हो सकते हैं, इंटरनेट वाला हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी वाला हो सकता है, मेरी प्रॉपर्टी का ओनर हो सकता है जिसको मैंने रेंट नहीं दिया तो उसने मुझे प्रॉपर्टी दी हुई है, तो वो मेरा ऑपरेशनल क्रेडिटर हो गया एक। तुम सारे बच्चे मेरे फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हो सकते हो क्योंकि तुमने मुझे फीस दी और तुमको अगर वो सर्विस नहीं मिली तो तुम लोग जाओगे एनसीएलटी के पास, ठीक है। और इसके अलावा और कौन हो सकते हैं? और कौन हो सकते हैं मेरे लिए फाइनेंशियल क्रेडिटर्स? जिन्होंने भी मेरे को किसी भी तरीके की कोई पेमेंट दी हुई है। तो ये सब लोग मान लो मेरे क्रेडिटर्स हैं। अब अगर मैंने तुम लोगों को सर्विस टाइम पे नहीं दिया, फिर जो भी है, अगर तुम लोगों को वो रिपेमेंट्स नहीं मिली टाइम पे, या फिर जो पैम्फलेट वाला है, जो इंटरनेट वाला है, या जो भी, इन सभी को अगर इनकी पेमेंट्स टाइम पे नहीं मिली तो ये क्या करेंगे? एनसीएलटी में जाएंगे। एनसीएलटी वाला एक आईपी हायर करेगा, आईपी हायर करके एक रेजोल्यूशन प्लान देगा, वो रेजोल्यूशन प्लान तुम सबको पेश किया जाएगा। तुम सब अगर उस पर राजी होगे तो उस प्लान के जरिए मैं रिपेमेंट स्टार्ट करूंगा। अगर राजी नहीं हो तो मेरी प्रॉपर्टी के बेंच, मेरी एकेडमिक बेंच, बोर्ड, मार्कर बेच के तुम लोग अपना पैसा ले लोगे। ये सारे कामों में 330 दिन लगेंगे। 330 दिन का आईपीसी का टाइम बताया हुआ है। तो आपको नहीं लगता कि इतने लंबे समय तक टाइम अगर होगा, एनसीएलटी में केस चलेगा, आईपी हायर किया जाएगा, सारे प्रोसीजर न्यूज़ में भी आएगा फिर थोड़ा बहुत, क्योंकि तुम लोग बाहर शोर भी तो मचाओगे फिर धरना देके, फिर तुम लोग बाहर शोर मचाओगे तो सब कुछ न्यूज़ में आएगा। तो एक बात बताओ, आईबीसी का फिर मैं कर भी क्या लूँगा? तुम लोगों ने अगर ये सारे कारनामे करके मेरी एकेडमी ही बंद करा दी, या फिर मेरी एकेडमी की इतनी बुरी पब्लिसिटी हो गई कि मेरे पास बच्चे ही नहीं आए अब, तो मैं ना तो पैसा कमा पाऊंगा और तुम्हारा जो रेजोल्यूशन प्लान आएगा तो उससे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, फूटी कौड़ी भी, फिर तो बिजनेस ही खत्म हो जाएगा ऐसे। तो वो फिर तो बेचने का ही बचता है। फिर आईबीसी लगाई क्यों रहे हो? फिर तो डायरेक्ट सारफेसी लगाओ, इतनी सिरदर्दी क्या करनी फिर, है ना। तो इसी वजह से इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड में दो ऑप्शंस हैं। एक है प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रपोजल और एक है आपका सिंपल वाला सीआईआरपी। तो इसके अंदर होता क्या है कि एक में तो ऑर्डिनरी जैसे प्रोसेस चलता ही है, न्यूज़ में आ रहा है, आने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, है ना।
और एक होता है जहाँ पे ये सारे काम ना बहुत ही डिस्क्रीटली किए जाते हैं, एक सीक्रेसी मेंटेन करते हुए किए जाते हैं। तो इससे क्या होगा कि तुम लोग किसी को बाहर मत बताओ, तुम लोग मेरे साथ बैठ के एक रेजोल्यूशन प्लान साइन कर लो, आईपी हायर कर लेते हैं आपस में बैठ के, एनसीएलटी में केस नहीं डालते, कुछ नहीं करते, आपस में पहले ही हम एक रेजोल्यूशन प्लान तैयार करते हैं। वो प्लान को हम बस एनसीएलटी के पास लेके चले जाएंगे सीधा कि हमने प्लान तैयार कर लिया ऐसे ऐसे, तुम बस अप्रूवल दे दो हमें। फिर जो है मैं उस प्लान के अकॉर्डिंग रिपेमेंट स्टार्ट कर दूंगा, जल्दी हो जाएगा काम, बाहर पब्लिसिटी नहीं होगी खराब, है ना। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो मेरे पास बच्चे आएंगे, फिर मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा तुम्हारे वापस, तुम खुश मैं खुश, कंपनी का भी नाम खराब नहीं हुआ, तुम्हें तुम्हारा पैसा मिल गया और काम जल्दी हो गया, है ना। तो इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड में इस तरीके के 2 पैकेजेस हैं, ठीक है, 2 तरीके की प्रोसेसेस हैं इसमें, उन दोनों को ही हमें आगे लिखना है। समझ आया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? हाँ, मतलब क्रेडिटर और बोरोवर दोनों मिलके, ठीक है। तो फर्स्ट आता है कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। ऐसे एक वो डिफरेंस टेबल बना के लिख लेना। आप लोगों की संडे क्लास रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना, संडे क्लास रख लेना तुम्हारी। क्या संडे सब बंद रहता है, वैसे घूमने फिरने भी नहीं जा सकते, क्या मतलब कोई मतलब है ना। संडे को आना, मस्त शांति रहती है, बिल्कुल सन्नाटा रहता है इसमें तो, करोल बाग में तो, ठीक है। संडे को रखें करेंगे क्लास आपसे, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे 4 दिन लगातार। हाँ, और PSIR, हाँ ऐसे कर लेना। हाँ हाँ, कोई दिक्कत थोड़ी है, नहीं है ना, बस तो फिर क्या है, बढ़िया। PSIR की भी उन्हीं 4 दिन कर देंगे लगातार ही, है ना, वो सही है। फिर पूरा हफ्ता तुम रिवाइज करो, पढ़ो, फिर अगले दिन आके सैटरडे को क्वेश्चन पूछूंगा मैं, है ना। चलो, तो इसमें तो नॉर्मल आपका ये जो CIRP प्लान है, ये तो बिल्कुल सिंपल है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया ही है कि भैया पहले तो लेंडर किधर जाएगा, लेंडर जाएंगे NCLT के पास, ये 14 दिन लेगा, है ना, ये 14 दिन लेगा, केस एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया जाएगा, है ना। फिर उसके बाद में इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल हायर होगा, ये एक रेजोल्यूशन प्लान तैयार करेगा, ये रेजोल्यूशन प्लान किसको पेश किया जाएगा, इधर देख लो बाद में लिखना, ये रेजोल्यूशन प्लान किसको पेश किया जाएगा, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स को। कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स क्या बोलेगा, या तो यस बोलेगा तो रिपेमेंट स्टार्ट हो जाएगी, याद है, और अगर नो बोलेगा तो सरफेसी लग जाएगा, लगेगा कि नहीं, इसमें कोई दिक्कत है। ये सारा खेल 330 दिनों तक चलेगा, मौत का तांडव। और ये मौत का तांडव जो है वो टीवी पे दिखाया जाएगा कि इस इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल ने इस टाइम पे एक चाय पी, है ना, और चाय पीने के बाद बहुत जोरदार जवाब दिया कोर्ट में, वो सारी लाइव टेलीकास्टिंग होगी इस सारे उसकी, है ना, लोग पागल हो जाएंगे एंकर, टीवी एंकर्स। और ये टीवी एंकर जो है भर भर के बैड पब्लिसिटी होगी कंपनी की, कंपनी की बैड पब्लिसिटी होगी कि नहीं होगी। और वो पब्लिसिटी होते 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 जो है शायद कस्टमर्स का कॉन्फिडेंस ऑफ कस्टमर्स इन द बोरोवर्स कंपनी या बोरोवर्स प्रोडक्ट, इन बोरोवर्स प्रोडक्ट और सर्विस, ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो बड़ी समस्या हो जाएगी ऐसे तो, है ना। तो फिर वो IBC दिए जाओ उसको रेजोल्यूशन प्लान, इस रेजोल्यूशन प्लान से वो पेमेंट कैसे करेगा फिर, है ना, किसी को नहीं मिलेगा कुछ भी, ठीक है। तो फिर अगला फिर क्या तरीका है हमारे पास अगला तरीका है प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी प्रोसेस। इसको बोलते हैं PIRP, प्री पैकेज, मतलब पहले तैयार है एक पैकेज। इंसॉल्वेंसी का शोधन क्षमता का एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया हमारे पास पहले से ही तैयार है, ठीक है। इसके अंदर क्या करेंगे,
जो बोरोवर कंपनी होगी वो चुपचाप जाएगी लेंडर्स से, जो भी लेंडर्स हैं वो बोरोवर्स और लेंडर्स, दे जस्ट मीट सीक्रेटली, prepare a resolution plan secretly or discreetly and then present it to NCLT for judicial approval. है ना, बस एनसीएलटी को प्रेजेंट कर दिया जाएगा कि एनसीएलटी जी हमें जुडिशियल अप्रूवल दे दो, हम जो है चुपचाप इसको कर देंगे, आईबीसी वगैरह सारा कुछ अप्रोच करने से पहले ही, है ना। और बाद में इसको जैसे ही जुडिशियल अप्रूवल मिल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब अगर ये प्लान के अकॉर्डिंग पेमेंट्स नहीं हो पाती हैं, यस और नो, तो दोनों का देखते हैं। नो में क्या होगी, चुपचाप ऑक्शनिंग होगी, वहां तो लगेगा सरफेसी, है ना। और अगर येस हो गया तो वो तो पेमेंट स्टार्ट हो ही जाएगी, रीपेमेंट्स। लेकिन यहाँ पे सरफेसी के अंदर भी प्री पैकेज्ड होता है। देखो बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ दोनों तरीके के प्लान बन सकते हैं ना बोरोवर और उसके बीच में। बोरोवर के सीधा प्लान ये भी बन सकता है कि भैया ये मेरी अटैच्ड प्रॉपर्टी है, मैं लोन नहीं दे सकता तुम्हारा, तुम बेच दो इसको, लेकिन मेरी तुमसे एक गुजारिश कि मैं नहीं चाहता तुम मेरी कंपनी का नाम बर्बाद करो, मेरे दादा ने शुरू की थी, मैंने बर्बाद कर दी, है ना, तो मैं नहीं चाहता मेरी कंपनी का तुम नाम बर्बाद करो, तो जो ऑक्शनिंग हो वो भी डिस्क्रीट हो। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, इन केसेस में तो क्या होता है, सरफेसी में तो पब्लिक ऑक्शनिंग होती है, ओपन ऑक्शनिंग होती है, पब्लिक ऑक्शनिंग, तो इसमें तो प्रॉपर बदनामी होगी कि भैया बेच दी, बर्बाद हो गए। यहाँ पे पब्लिक ऑक्शनिंग नहीं होती इसमें, है ना, तो इसमें क्या लिख दोगे, नो पब्लिक ऑक्शनिंग, बल्कि क्या किया जाता है यहाँ पे, स्विस चैलेंज इज प्रेफर्ड। एक मेथड है जिसको हम कहते हैं स्विस चैलेंज, स्विस चैलेंज इज प्रेफर्ड। एंड व्हाट इज दिस स्विस चैलेंज नाउ, बिडिंग के जरिए बायर्स बुलाए जाते हैं चुपचाप, ओपन ऑक्शनिंग नहीं होगी कि ओपन टेंडर डाल दिया, न्यूज़पेपर में ऐड डाल दिया, घर बिका हुआ आ जाओ खरीदने, बिडिंग के जरिए, है ना, कि जो बिड करेगा बहुत ही लिमिटेड बायर्स के पास ये खबर पहुंचाई जाएगी, वो बिड करेंगे और उनको वो मिल जाएगा। इसको स्विस चैलेंज बोलते हैं। होमवर्क है तुम्हारा, ये स्विस चैलेंज नाम कहां से पढ़ा ये देख के आना, व्हाई इट इज नोन एज स्विस चैलेंज, ये देख के आना है आप लोगों को, ठीक है। इसके अंदर टाइम लिमिट होती है 120 दिन, पीआईआरपी में सारा काम खत्म हो जाता है अभी 120 दिन में। फास्टर अप्रूवल है, एनसीएलटी पे बर्डन नहीं आएगा, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल पे बर्डन नहीं आ रहा है, सारा कुछ पहले से ही तैयार है ना, तो कंपैरेटिवली फास्टर रेजोल्यूशन है केसेस का। कौन सा तरीका बढ़िया है, हाँ, पीआईआरपी, पीआईआरपी बढ़िया है, ठीक है। लेकिन एक चीज और याद रखेंगे, सबको नहीं मिलेगा ये, पीआईआरपी केवल एमएसएमई के लिए एप्लीकेबल है, बड़ी कंपनियां तो उसकी तो होगी बदनामी, एमएसएमई के लिए एप्लीकेबल है बस पीआईआरपी। पूरी क्लास इसी की तो थी, वही तो सिंपल वाला ही है, लेंडर्स हैं, है ना, उनका लोन वापस नहीं दे रहा बोरोवर, एनसीएलटी के पास जाएंगे, एनसीएलटी 14 दिन में एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेगा, एक्सेप्ट होने के बाद एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल हायर किया जाएगा, वो एक रेजोल्यूशन प्लान तैयार करेगा, वो रेजोल्यूशन प्लान कमेटी ऑफ क्रेडिटर के पास प्रेजेंट किया जाएगा। कमेटी ऑफ क्रेडिटर अगर यहाँ बोल देती है प्लान के लिए तो रिपेमेंट स्टार्ट हो जाएगी, ना बोल देती है तो सरफेसी लगा के बेच दिया जाएगा। इसके अंदर क्यों 330 दिन का टाइम होता है, लेकिन 330 दिन तक न्यूज़ में हेडलाइंस बनती हैं, सारी चीज़ होती है, तो बैड पब्लिसिटी होती है। ऐसे में कस्टमर्स का कॉन्फिडेंस कंपनी के प्रोडक्ट पे कम हो सकता है, जिससे उसको प्रॉफिट्स में दिक्कत हो सकती है, ठीक है।
ये एक बार लिख लो तो बता देना मुझे। न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो आप लोग? इकोनॉमी सेक्शन पढ़ते हो? अब तो इकोनॉमी सेक्शन बहुत समझ आने लगेगा। पढ़ते हो इकोनॉमी सेक्शन? समझ आता है? तो यील्ड बताया था तुम्हें सारा? यील्ड सारा पढ़ाया है तुमने? तुम्हारा कंप्लीट कौन सा सब्जेक्ट हुआ है अभी तक? कोई सा नहीं हुआ? हो जाएगा, इकॉनमी हो जाएगा दिवाली तक, है ना? दिवाली या दिवाली के बाद तक, एक वीक बाद तक हो जाएगा इकॉनमी। अब मैं क्लासेस भी 4 हो जाएंगी मेरी हफ्ते में, तो थोड़ा सा हमें टाइम भी ज़्यादा मिलेगा और रेगुलरिटी भी रहेगी, क्योंकि रोज़ 3-4 दिन तक आएंगे ना, तो हो जाएगा। तो इकॉनमी के, उसी इकॉनमी के बाद फिर हम साइंस एंड टेक शुरू कर देंगे अपना, है ना? और हो जाएंगे तुम्हारे ये दोनों, ठीक है? नहीं, रेगुलेटेड है एनसीईआरटी, इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है? मतलब ठीक है, कुछ बेसिक रेगुलेटरी पावर्स हैं एनसीईआरटी के पास, लेकिन ऐसे नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है ना? जैसे आरबीआई है ऐसी एनसीईआरटी। आरबीआई फिर भी स्टैट्यूटरी पावर्स रखती है, एनसीईआरटी के पास स्टैट्यूटरी पावर्स नहीं है। एनसीईआरटी एक्ट एज सच नहीं है ना। ये समझ आया? कोई दिक्कत? एक बार अभी तक जितना पढ़ा है सारा रिवाइज करो, कोई भी डाउट है किसी भी चीज में तो पूछो। देखो क्विकली 2 मिनट के अंदर देखो सारा, और कोई भी डाउट है तो पूछो। ऑपरेशनल क्रेडिटर एक तो फाइनेंशियल क्रेडिटर हो गया, जिसने हमें कोई लोन दिया, हम उसका लोन वापस नहीं दे रहे हैं, वो या फिर लोन दे भी रहे हैं वापस, लेकिन वो एक फाइनेंशियल क्रेडिटर है। लेकिन सपोज मैंने उसको कोई सर्विस दी और वो उसका पैसा नहीं दे रहा मुझे, तो मेरा बनता है ना उससे कुछ लेना, ही ओज मी समथिंग, है ना? तो मैं उसका ऑपरेशनल क्रेडिटर हो जाऊंगा। आपने भंडारा किया, पत्तलें मंगवाई, पत्तलों का पैसा नहीं दिया तो ऑपरेशनल क्रेडिटर हो गया। जब तक नहीं दे रहा है तब तक वो एक क्रेडिटर है, पैसा देने के बाद तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो रिलेशन खत्म हो गया, वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन खत्म हो गई ना फिर तो। चलें आगे, चलो एक ये बॉडी कर लेते हैं, फिर एक ब्रेक ले लेंगे, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। अब ये जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड को जो इम्प्लीमेंट करने वाली बॉडी है, आईबीसी 2016 इज इम्प्लीमेंटेड बाय आईबीबीआई। ये जो आईबीबीआई बॉडी है ये आईबीसी को इम्प्लीमेंट करती है, ठीक है? तो आईबीबीआई क्या है इसको समझते हैं। इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी
यानी कि वैधानिक बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसकी पावर्स कहाँ से आती है? आईबीसी से ही पावर्स ये अपनी डिराइव करता है। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर ये आपकी बॉडी आएगी। ठीक है, एक चेयरमैन होता है इसमें, मतलब 1 + 1 + 8 का इसका कंपोजिशन है। ऐसे याद करते हो ना बॉडी को, कंपोजिशन इसकी है 1 + 1 + 8। एक चेयरमैन होगा, एक नॉमिनेटेड मेंबर होगा आरबीआई से और 8 होंगे गवर्नमेंट से। तो 1 इज द चेयरमैन, एक मेंबर आपको मिल जाएगा आरबीआई की साइड से और 8 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट। ठीक है, ये जो चेयरमैन है 5 साल का टेन्योर रहेगा इनका, या फिर 65 ईयर्स ऑफ एज, विच एवर इज अर्लियर। जो भी पहले हो जाए, या तो 65 के पहले हो जाए या 5 साल पहले हो जाए, रिटायर हो जाएंगे फिर। ठीक है, रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल है, याद रखेंगे, रीअपॉइंटमेंट इज पॉसिबल। यानी एक ही इंसान को मल्टीपल टर्म्स पे अपॉइंट किया जा सकता है, लेकिन ये हमें याद रखना है कि एज 65 की होगी तो वो रिटायर हो जाएंगे परमानेंट। फिर 65 तो सेंट्रल गवर्नमेंट की रिटायरमेंट एज हो जाती है ना, फिर है ना, फिर रिटायर हो जाएंगे, फिर वो पार्टी कर देंगे रिटायरमेंट की जब पैसा आएगा ना सारा। ठीक है, अब फंक्शन क्या है आईबीबीआई का वो देखते हैं। ये लिख लो तो बता देना मुझे। चलो ब्रेक क्या लेना, खत्म ही करते हैं। गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। इसमें कोई ऐसा कमेटी नहीं बनती है, ऐसा कुछ नहीं होता, गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। हाँ, उसमें तो कमेटी बनती है, वो तो तुमने लिखवाई भी थी मैंने, FSRASC है ना, फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट सर्च कमेटी। वो नाम भेजती है, वो नाम फिर कैबिनेट कम सिलेक्शन कमेटी के पास जाते हैं, वो फिर फाइनली अप्रूव करते हैं। हो गया, लिख लिया? इतना क्या लिखते हो पता नहीं है, 4 वर्ड है उस पर बोर्ड। नेक्स्ट, इसका काम क्या है? पहला काम तो ये है, फर्स्ट फंक्शन इसका ये है कि ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट्स इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज। प्रोफेशनल की स्पेलिंग देख लेना। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज के सिलेक्शन का काम इसका होता है। ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज क्या होती हैं? जो भी मेंबर आईपी की तरह काम कर रहा है, जो भी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है, उनकी ट्रेनिंग, उनका रेगुलेशन है ना, उनका कंडक्ट, ये सारा काम किसका होता है? ये सारा काम होता है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी का। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी का काम होता है। ठीक है, फिलहाल हमारे पास 3 ऑर्गेनाइजेशन है जिनके पास IPEA का स्टेटस है। 3 ऑर्गेनाइजेशंस हैं फंक्शनिंग एज IPAs करेंटली। एक है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ICAI, जो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का इंस्टीट्यूट है ना, वहाँ पे आईपी की भी ट्रेनिंग होती है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है ना, आईपी की ट्रेनिंग देते हैं यहाँ पे भी। इसके अलावा ICSI, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, कंपनी सेक्रेटरी का भी एग्जाम होता है ना, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। एंड C, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स।
ICA, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स। हमारे देश में फिलहाल 3 आईपी एजेंसीज हैं, ठीक है। ये तीनों आईपीज को ट्रेन करती हैं और इनसे सिलेक्टेड जो भी आईपीज होते हैं उनका सारा कंडक्ट देखना, उनकी ट्रेनिंग, उनका रेगुलेशन सारा इन आईपीज के पास, आईपीएस के पास है। अकाउंटेंट्स। समझ आया? पहला फंक्शन समझ आ गया। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी को सिलेक्ट करते हैं। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी क्या करती है? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को ट्रेन करना, रेगुलेट करना और उनका कंडक्ट मैनेज करना। हमारे देश में फिलहाल 3 इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज हैं, ICAI, ICSI और ICA, ठीक है। सेकंड फंक्शन ऑफ IBBI बता दो, ये डन, लिख लिया सभी ने। सेकंड फंक्शन ऑफ IBBI, it also selects information utility. इंफॉर्मेशन यूटिलिटी को भी सेलेक्ट करता है IBBI। अब ये इंफॉर्मेशन यूटिलिटी क्या है? IU बोलते हैं इसको, सूचना उपयोगिता संस्था, सूचना उपयोगिता, है ना। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को सिलेक्ट करना जो इंफॉर्मेशन यूटिलिटी की तरह काम करे। अब ये इंफॉर्मेशन यूटिलिटी क्या मतलब, ये ऑर्गेनाइजेशन करती क्या है, इसका काम क्या है? वर्क्स एज एन एजेंसी और एन इंस्टीट्यूशन which maintains a database of borrowers, डेटाबेस ऑफ बोरोवर्स। जितने भी बोरोवर्स हैं ना उनका डेटाबेस मेंटेन करना। और लेंडर्स को, अब होगा क्या, मैं एक लेंडर हूं और तुम लोग मान लो मेरे पास लोन लेने आओ, तो मैं क्या करूंगा, पहले तुम्हारा इंफॉर्मेशन यूटिलिटी में जाके तुम्हारा अकाउंट चेक करूंगा कि तुम्हारी हिस्ट्री क्या है पीछे की, है ना। तो बोरोवर्स का सारा डेटाबेस मेंटेन करता है, जिससे लेंडर को आसानी होती है, क्योंकि वो आएगा इंफॉर्मेशन यूटिलिटी पे, प्रोफाइल चेक करेगा और फिर जो है अकॉर्डिंगली लेंडिंग एक्टिविटीज करेगा। फिलहाल ये स्टेटस 2017 में रिसेंटली दिया गया है NESL को, NESL, ये ऐसे ही लिखना, E स्मॉल आएगा, NSL कैपिटल आएंगे, नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड। नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड। इसको पहली बार स्टेटस इसी को मिला था IU का, ठीक है। लेंडर्स के ऊपर कंपल्शन है ये कि सारे लेंडर्स को IU के ऊपर बोरोवर्स का डेटा अपलोड कराना होता है। इट इज कंपल्सरी फॉर द लेंडर्स टू अपलोड borrowers data to information utility। सारे लेंडर्स को borrowers का डेटा यहां पे अपलोड करना जरूरी है। कोई दिक्कत यहां तक समझ आया? 2 मिनट का छोटा सा ब्रेक ले लो, एक टॉपिक बचता है आपका क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी, उसको हम 2 मिनट के ब्रेक के बाद कर लेंगे, ठीक? हाँ हाँ, 2 फंक्शन है इसके, एक तो इंफॉर्मेशन यूटिलिटी को सिलेक्ट करना और दूसरा IPA को सिलेक्ट करना।
नेक्स्ट आता है क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी। अब देखो ध्यान से समझना, मान लो एक कोई है अजय डालिया, है ना, अरे वो विजय माल्या है ना तो डायरेक्ट नाम हम यूज नहीं करेंगे। अभी मान लो ये अजय डालिया है, ये कोई बोरोवर है, ये बोरोवर है। अब ये बोरोवर ने लोन लिया और ये भाग गया, ये डिफॉल्ट कर गया, है ना, ये डिफॉल्ट कर गया। अब डिफॉल्ट करने के बाद क्या है, अपना सरफेसी लगाएंगे हम, आईबीसी के भी तहत है, कैसे भी हम मान लो फाइनली हम इस स्टेज पे पहुंच गए कि देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ रेजोल्यूशन, तो ऐसे में प्रॉपर्टी अटैच करके बेची जाएगी। तो प्रॉपर्टीज अटैच करके इसमें सर्फेसी के अंदर क्या होगा, प्रॉपर्टीज का लिक्विडेशन होगा या प्रॉपर्टीज की ऑक्शनिंग होगी। लेकिन व्हाट काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज, अब डालिया बहुत पैसे वाला है तो इसकी प्रॉपर्टीज इंडिया में भी हैं और इसकी प्रॉपर्टीज अब्रॉड में भी हैं। इसकी प्रॉपर्टीज इंडिया में भी है, अब्रॉड में भी है। अब मान लो लोन लिया था इसने 50 करोड़ का, इंडिया की प्रॉपर्टी से इसको 20, मतलब बैंक वालों को 20 करोड़ ही मिल रहे हैं, तो इंडियन बैंक सोच रहे हैं कि बाहर वाली प्रॉपर्टी भी बेच दें इसकी। लेकिन सरफेसी केंद्र सरकार का एक एक्ट है और उसकी लिमिट जो बाउंड्रीज हैं, दे डू नॉट एक्सीड द टेरिटोरियल बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। तो क्या सरफेसी को क्रॉस बॉर्डर भी एक्सटेंड किया जाए कि नहीं किया जाए? अब इसमें समस्या कहाँ आ जाती है, समस्या आ जाती है कि भैया इसने 50 करोड़ का इंडिया से भी ले रखा है डालियन लोन और फिर बाहर के भी किसी बैंक से लोन ले रखा है। इंडिया से जो लोन लिया उसमें इंडिया की भी प्रॉपर्टीज अटैच कर दी। अब इंडिया की प्रॉपर्टीज अटैच कर दी, ठीक है। अब याद करो कि सरफेसी के अंदर क्या केवल अटैच्ड प्रॉपर्टीज को लिक्विडेट किया जा सकता है? नहीं, उसकी कोई भी प्रॉपर्टी लिक्विडेट की जा सकती है, जो बेशक उसने कोलैटरल के तौर पे ना भी रखी हो। अगर वो एक विलफुल डिफॉल्टर है या इनकेपेबल डिफॉल्टर है तो उसकी सारी प्रॉपर्टी सीज की जा सकती है सरफेसी के तहत। तो मान लो उसने अब्रॉड की प्रॉपर्टी उसके अंदर कोलैटरल के तौर पे नहीं रखी थी, लेकिन क्योंकि वो सारा लोन अकाउंट साल्वेज करना है तो अब्रॉड की भी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, लेकिन डालिया ने बाहर के भी उससे ले रखा है। अच्छा, डालिया समझदार है, डालिया ने क्या किया, इंडिया में भी लोन ले लिया, इंडिया की प्रॉपर्टी रख दी कोलैटरल, बाहर भी लोन ले लिया, बाहर की प्रॉपर्टी भी कोलैटरल रख दी, और दोनों से इतना लोन ले लिया कि दोनों अगर अपनी अपनी प्रॉपर्टी को बेचेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा उन्हें। तो अब अगर इंडियन बैंक वाला बाहर की प्रॉपर्टी बेचता है तो बाहर के बैंक वाले से लड़ाई होगी उसकी कि ये प्रॉपर्टी तो हम बेचेंगे, है ना। तो बहुत ही ज्यादा एम्बिग्युइटी है। अगर हम क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी की बात करते हैं, क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी का जो सब्जेक्ट है ना, ये तो चलो मैंने एग्जांपल से आप लोगों को समझाया। क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी का रेजोल्यूशन और द लॉज अराउंड इट आर वेरी एम्बिगस इन नेचर। रेजोल्यूशन प्रोसेस है, इसके अंदर बहुत ही ज्यादा एम्बिगिटी है, कोई क्लियर कट लॉ नहीं है या कोई क्लियर कट प्रोसेस नहीं है कि कैसे किया जाए। ऐसे में समझ आया? अब है क्या कि इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड है ना जो आपका, इसके अंदर दिया हुआ है, इसके अंदर मेंशन्ड है, इसके अंदर मेंशन्ड है कि आप जो है क्रॉस बॉर्डर प्रॉपर्टीज को भी अटैच कर सकते हो और उनको भी बेच सकते हो, लेकिन उन प्रोविजंस को नोटिफाई नहीं किया गया है अभी। सिर्फ एक्ट पास होने से नहीं होता काम, उन एक्ट को एनफोर्स भी किया जाना चाहिए, उसके सारे प्रोविजंस को। तो क्रॉस बॉर्डर के आईबीसी के अंदर जो प्रोविजंस हैं, दे आर नॉट नोटिफाइड येट। अब नोटिफाई नहीं किए तो कैसे कर दें, है ना, कैसे बेच दें ऐसे, है ना। अगर नोटिफाई नहीं किए तो फिर वो केसेस में चला जाता है, इंटरनेशनल कोर्ट में चला जाता है और फिर वो फंसा रह जाता है। तो उनको ना अभी तक नोटिफाई नहीं किया हुआ है तो बड़ी समस्या हो जाती है, ठीक है। इनफैक्ट एक कमेटी भी बनाई गई थी, इंजेती श्रीनिवास कमेटी, है ना, एक कमेटी भी बनाई गई थी इस चीज को लेके, क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी को लेके, इंजेती श्रीनिवास कमेटी। इन्होंने बोला कि एक लॉ है जिस लॉ का नाम है यूएन सिट्राल, सुना भी होगा आपने, यूएन सिट्राल। यूएन सिट्राल, अब ये यूएन सिट्राल
यूनाइटेड नेशंस कमीशंस फॉर इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, है ना, यूएन कमीशंस फॉर इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इस संस्था ने एक लॉ बनाया हुआ है, मॉडल लॉ बनाया हुआ है क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी को लेके। हाँ, क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी को लेके यूएन सिट्राल ने एक लॉ बनाया हुआ है, मॉडल लॉ। और ज़्यादातर जितने भी देश है ना जो यूनाइटेड नेशंस के इस लॉ के अकॉर्डिंग उन्होंने अपने अपने लॉज को फॉर्मुलेट कर लिया है। इंडिया ने नहीं किया है अभी, है ना, इंडिया ने नहीं किया है। मेजॉरिटी ऑफ द नेशंस हैव पास्ड एन एक्ट ऑन द बेसिस ऑफ दिस मॉडल लॉ। मॉडल लॉ क्या होता है? मॉडल लॉ ये होता है कि जो एनफोर्स ना किया जाए वो एक मॉडल की तरह काम करता है, आप उसको देख के अपना लॉ तैयार कर सकते हो। तो ऐसा एक मॉडल लॉ है। तो इंजेती श्रीवास्तव कमेटी ने बोला है कि आपको यूएन सिट्राल का मॉडल लॉ बना हुआ है क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी को लेके, उस मॉडल लॉ को ध्यान में रखते हुए अपना एक लॉ पास कर देना चाहिए और हमें भी फॉरेन प्रॉपर्टीज अटैच करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि रिकवरी नहीं हो पाती, है ना। इनफैक्ट इकोनॉमिक सर्वे 2022 ने भी बोला, ये इकोनॉमिक सर्वे 2022 ने भी ये चीज बोली कि हमें यूएन सिट्राल के इस मॉडल लॉ के अकॉर्डिंग एक लॉ बना देना चाहिए क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी को सॉल्व करते हुए। ठीक है, तो अब तक क्या समझ आया मैं फिर से एक बार बता देता हूं आप लोगों को। देखो, इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड है, उसका प्रोविजन नंबर है 234 एंड 235। याद करने की जरूरत नहीं है, मैं बस वैसे बता रहा हूं। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के प्रोविजंस है 234 एंड 235। दे हैव द प्रोविजंस फॉर क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी, जहां पे आप अब्रॉड की प्रॉपर्टीज को अटैच कर सकते हो, सीज कर सकते हो, लिक्विडेट कर सकते हो। लेकिन समस्या ये है कि उन प्रोविजंस को अभी तक नोटिफाई नहीं किया गया है। अब अगर नोटिफाई नहीं किया गया है तो दे आर नॉट इन्फोर्स्ड येट, सो द लेंडर्स कैन नॉट यूज दैट। ऐसे में अलग अलग बार कमिटीज जो भी बनी है, उन सारी कमिटीज ने ये रिकमेंड किया है कि हमें यूएन सिट्राल के मॉडल लॉ पे बेस्ड हमें अपने लॉ के अंदर भी प्रोविजंस डालने चाहिए, जिससे क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी वाले केसेस में रेजोल्यूशन आसान हो जाए और साल्वेज प्रोसेस है, साल्वेजिंग प्रोसेस है, वो भी आसान हो जाए। ठीक है, इंजेती श्रीनिवास कमेटी बनाई गई थी इस चीज़ को लेके। इंजेती श्रीनिवास कमेटी ने भी यही बोला कि हमें जो है एक इस तरीके का लॉ बना देना चाहिए, इस लॉ को ध्यान में रखते हुए। कोई दिक्कत? ये क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी था। कोई समस्या, कुछ पूछना है? क्लियर है? मॉडल लॉ है कि अगर किसी देश को लॉ बनाना है तो इस तरीके से बना लो, है ना, मॉडल लॉ है। कोई दिक्कत? समझ आ गया? तो फिर मिलते हैं हम अगली कक्षा में। यहाँ तक पढ़ के आएंगे अच्छे से, है ना? नहीं आओगे पढ़ के आओगे ना? हाँ ठीक, सगाई बेशक हो जाए, पढ़ना है, पढ़ाई नहीं छोड़नी, ठीक है ना, पढ़ाई नहीं छोड़नी है। चलिए अब मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है।